हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यूबीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं बुक लिस्ट को शेयर करने वाला हूं। एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको मेंस के बारे में भी बता दूंगा, लेकिन ये स्पेशली प्री के लिए है क्योंकि काफ़ी लोगों को प्री को लेकर के बहुत डाउट होता है, क्योंकि प्री में इतने सारी चीज़ें उन्होंने देख रखी हैं पहले से, इतनी सारी बुक्स के बारे में उन्होंने सुन रखा है, इतने सारे रिसोर्सेज के बारे में उन्होंने जगह जगह सुन और देख रखा है कि बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में जो चीज़ें मैं बताऊंगा उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट चीज़ें भी अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें आपको चीज़ें बेसिकली मिल जाती हैं। तो इनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप श्योर रहो, उतनी ही चीज़ों को बस आपको पढ़ करके रिवाइज करना है और आपका काम सेट है। उसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो इन बुक्स के नाम वगैरह जो भी चीज़ें उनके प्रोज एंड कॉन्स बताने के पहले कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, सो दैट आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। उनको भी ध्यान रखिएगा और ये जो बुक लिस्ट है इसको भी ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंगली 1-2 दिन में 3 दिन में जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको आप कलेक्ट कर लीजिएगा, डिसाइड कर लीजिएगा एंड देन उसके बाद में लग जाइएगा। जो कि टाइम मैंने आपको दिया हुआ है 10 तारीख का, तो 10 तारीख मंडे से लग जाइएगा। बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि घटना चक्र और ल्यूसेंट ये बेसिक है। बेसिक का मतलब क्या है? बेसिक का मतलब ये है कि ये मतलब आपको पढ़कर जाना ही जाना है। अगर आप यूपीपीसीएस का प्री या आरओआर को प्री देने जा रहे हैं तो घटना चक्र सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, लेकिन घटना चक्र पढ़ने से आपको हेल्प बहुत मिलेगी। अगर आपने इसको स्किप कर दिया ना तो आप इसमें जो चीजें दी गई हैं और जो एग्जाम में डायरेक्टली आती हैं उसको कहीं ना कहीं आप मिस कर दोगे। और अगर आप कहीं भी तीसरी जगह से उस चीज को पढ़ोगे तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, आपके पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे और आप कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा होगा, आपको दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। सो इससे ये समझ में आता है कि घटना चक्र बेसिक है, लेकिन ये आपको करना ही करना है, इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर चुके हो, आपने सारी स्टैंडर्ड सोर्सेज को 4-4, 5-5 बार कर रखा है, आपने 50-60 टेस्ट लगा रखे हैं यूपीएससी लेवल के, विजन आईएएस के, फोरम आईएएस के, इनसाइट्स के, इनसाइट्स ऑन इंडिया के, या और भी जो भी आपके मेन चलती हैं उनके, तो फिर आपको घटना चक्र पूरी रटी रटाई मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि घटना चक्र में कुछ नया नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप घटना चक्र स्किप करते हो तो। लेकिन अगर आप इस तरीके के कैंडिडेट नहीं हो और आप खुद को जान पा रहे हो कि आपके अंदर ये चीज नहीं है, आपने इतना अभी कुछ नहीं कर रखा है, तो फिर आप घटना चक्र को पढ़ लेना, हेल्प मिलेगी। इसमें एक ये भी चीज आती है कि मेरे पास 2018 की है, मेरे पास 2017 की है, मेरे पास 2020 की है, तो क्या नहीं लेनी पड़ेगी? देखिए, अगर आप पिछले 1 या 2 साल तक की लेते हैं पुरानी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो हर साल एग्जाम होता है ना उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बस उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आए तो वो 2024 वाली आएगी, उसमें ऐड कर दिए जाएंगे 23 वाले के। 24 वाली जो होगी, 24 का पेपर जो होगा वो 25 में ऐड कर दिया जाएगा। बस इतना डिफरेंस होता है, बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा पीछे जाओगे, जैसे अगर आप 2021 की पढ़ोगे, 2020 की पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी और कहीं ना कहीं प्रूफ रीडिंग भी हर बार होती है जब एक नया एडिशन आता है। तो अकॉर्डिंगली आप 2 साल तक का मैनेजेबल है। लाइक अगर 2024 में आप अभी तैयारी कर रहे हो तो 2022 तक की है तो चल जाएगा। उससे पुरानी है तो कहीं ना कहीं यू कैन थिंक अबाउट इट कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो लेना तो ले लो, अदरवाइज फिर उसी से काम चला सकते हो। काम चल जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। इट इज एज सिंपल एज दैट। दूसरी चीज ये है कि ल्यूसेंट, देखो ल्यूसेंट में कुछ पोर्शन बहुत अच्छे दिए गए हैं। आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करो, आप मिडिवल हिस्ट्री की बात करो, आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करो, आप पॉलिटी के आर्टिकल्स की बात करो, पॉलिटी के जो बेसिक चीजें हैं जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या आपका जो आपकी आर्टिकल्स होते हैं, इनके अलावा जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज होती हैं, जो आपके पंचायती राज से रिलेटेड बेसिक चीजें हैं, इन सब के बारे में बहुत ही टू द पॉइंट क्रिस्प चीजें दी गई हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स दिए गए हैं ल्यूसेंट में, तो वो आपको हेल्प मिलती है। इसी तरीके से अगर आप बात करो इंडियन ज्योग्राफी की, इसी तरीके से आप बात करो वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो कुछ जो लिस्टिंग होती है ना, कौन सी नदी कहां से निकलती है, कौन सी नदी किसके किनारे पर है, कौन सी पहाड़ी में कौन सा मिनरल मिलता है, कौन सा शहर, कौन सा जो कंट्री है किस चीज के लिए पॉपुलर है, कौन सी इंडस्ट्री कहां लगाई जाती है, ये सारी चीजें, या रिवर्स जो है वो कहां से निकलती है, कहां जाती है, किसी रिवर का ओरिजिन क्या है, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, किसी की जो सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी हैं, ये सारी चीजें आपको ल्यूसेंट में बहुत अच्छी देखने को मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपने ल्यूसेंट पढ़ रखी है ना, और देखो ल्यूसेंट का क्या है कि उसमें चीजें बहुत ही वन लाइनर टाइप में दी गई हैं, उनके बीच में कोई स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, तो फैक्ट्स के तौर पे रैंडम चीजें आपको दी गई हैं, तो उसको आपको रटना नहीं होता है। इट्स जस्ट कि ल्यूसेंट को आपको बार बार पढ़ना होता है। जब आप 4-6 बार 8 बार पढ़ लोगे ना तो उसमें से चीजें आएंगी, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन लगा ले जाओगे, आपका आंसर निकाल आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपसे कोई अगर आपका फ्रेंड पूछे या कोई आपसे अगर पूछे कि उस पेज पे क्या लिखा है बताओ, या इसमें ऐसे क्या था, तो वैसे आप नहीं बता पाओगे। लेकिन जब एग्जाम में आपकी वो चीजें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं आप उसमें से, क्योंकि आपने ढंग से पढ़ा होगा, 4-6 बार 8 बार आपके सामने से वो चीज गुजरी होगी, तो जब क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पर ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाले जाओगे, और यही तरीका भी है। तो ल्यूसेंट को इस तरह से पढ़ना है, 4-6 बार 8 बार आपकी रीडिंग एग्जाम के पहले लग जानी चाहिए अच्छी तरह से। उससे क्या है कि जो भी मेन फैक्ट्स हैं वो आपके यहीं से आपको मिल जाएंगे और आपको बहुत ही इजीली वो हेल्प करेगा कट ऑफ क्लियर करवाने में। तो सिर्फ ल्यूसेंट से होगा ये क्वेश्चन बहुत ही गलत है, इसको नहीं पूछना चाहिए, या ये क्वेश्चन मतलब नहीं बनता है इसका लॉजिक। ल्यूसेंट को आप एक बेसिक तौर पर मान के चलिए कि भाई मुझे ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इसकी वैल्यू, लेकिन उसके सहारे सिर्फ ना रहे। यही सेम चीज घटना चक्र के साथ है। देखिए घटना चक्र में क्या है, घटना चक्र में जो भी आपके अभी तक एग्जाम हुए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका एक्सप्लेन वर्जन है, उसको एक्सप्लेन करके इन्होंने दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपको करने ही करने हैं, मतलब वो तो बेसिक चीज है, उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो मेन होता है। अगर आपने वो कर रखा है तो समझ लीजिए कि आप राइट डायरेक्शन में घटना चक्र को तैयार कर रहे हैं। अब आपने उसका एक्सप्लेनेशन भी तैयार कर लिया, लेकिन जो चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में नहीं आई हैं
उनको आप कैसे तैयार करेंगे? उसके लिए तो फिर आपको स्टैंडर्ड सोर्स चाहिए ना, या जो चीजें आपकी नई पूछी जा सकती हैं उनको तो फिर आप तैयार करेंगे ना। तो वो चीजें आपको घटना चक्र में बहुत ज्यादा नहीं मिलती हैं। जैसे जो एक्सप्लेन वर्जन होता है ना, उसमें आपको कुछ चीजें मिल जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि आप उनके बारे में भी जान जाते हैं। मान लीजिए कि आपसे 4 पॉइंट के बारे में बात की गई है, अब एक पॉइंट का आंसर उसमें है कि मतलब ठीक है ये आंसर होगा, बाकी ये जो 3 पॉइंट है उनके बारे में एक एक लाइन दी गई है, तो एक एक लाइन आपने पढ़ लिया तो आप थोड़ा थोड़ा जान गए। लेकिन अगर एक एक लाइन और एक्स्ट्रा आपको अगर पता होती तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा इन डेप्थ यूबीपीसीएस अब पूछ लेता है, तो उस केस में फिर आपको स्टैंडर्ड सोर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए घटना चक्र हेल्प बहुत करती है, तो ये तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है, इसमें आपको डाउट नहीं बिल्कुल भी रखना है। जहां पर स्टैंडर्ड सोर्स ठीक से आप नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए कि मिडिवल हिस्ट्री है, अब वहां पर मान लीजिए कि आपने स्टैंडर्ड सोर्स को फॉलो नहीं किया है, तो फिर उसमें ऐसे केस में घटना चक्र, ल्यूसेंट और पीवाईक्यू इनको तो एकदम मतलब अपना रट के जाना है, ये तो आपके मतलब मेन वेपन्स होंगे, मेन सोर्सेज होंगे। फिर ऐसे केस में अगर आपने कहीं घटना चक्र ल्यूसेंट को भी छोड़ दिया या पीवाईक्यू को भी आपने ढंग से नहीं किया, तो फिर आप करके क्या जाएंगे ना, ये वाली बात आ जाती है। सो इसलिए जहां पर भी स्टैंडर्ड सोर्स आप अच्छे से नहीं करके जा रहे हैं, वहां तो इन पर ही आपको रिलाई करना है, और ये मतलब एकदम फिर अच्छे से आता हो आपको, वरना फिर आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि लेस सोर्सेज रखने हैं, रिवीजन ज्यादा करने हैं। हर सब्जेक्ट का एक सोर्स आपके पास होना चाहिए, एक किताब होनी चाहिए, चाहे उसको लेने से पहले आप 10 दिन तक एनालिसिस करें, R&D करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक बार ले लें तो फिर एग्जाम तक उसी पर स्टिक करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने ली 10 दिन पढ़ी, उसके बाद आप उससे बोर हो गए एंड देन आप दूसरी किसी बुक पर या सोर्स पर आप स्विच कर गए, ये आपको नहीं करना है। तो इसलिए कम से कम आपके सोर्स होने चाहिए, रिवीजन आपकी ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको ज्यादा टाइम देना है। जो कोर बनाते हैं किसी भी पेपर का, मान लीजिए कि यूपीपीसीएस है, तो यूपीपीसीएस में आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, हिस्ट्री से आते ही आते हैं, ज्योग्राफी से आते ही आते हैं, यूपी स्पेशल थोड़ा कम हो सकता है लेकिन इकोनॉमी से आते ही आते हैं। तो जो इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो बेस बनाते हैं किसी भी पेपर का, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, 40 से 45 क्वेश्चन आ जाते हैं पूरा यूपी का और इकोनॉमी का करंट अफेयर्स मिला करके, ओवरऑल करंट अफेयर्स मिला करके यूपीपीसीएस में। तो जब 40-45 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको आपको ज्यादा ध्यान देना है उस पर। इसके बाद बात आ जाती है कि एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाई करनी है, टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है, कट टू कट पढ़ाई करनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चीजें एग्जाम में आती हैं वो, और उसके जो आसपास की चीजें हैं वो आपको तैयार करनी है, रादर देन कि आप एवरीथिंग अंडर द सन पढ़ रहे हैं, कि जो चीज आपको किताब में लिखी है आप वो पढ़ रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज आप ले आए उसमें 150 के 150 क्वेश्चन आप लगा रहे हैं। आपने कोई भी नया मार्केट में कोई भी चीज देखी और आपने उसको ले लिया, कोई भी आपने नया कोर्स देखा आपने ले लिया, आपने कोई भी नई पीडीएफ देखी आप उसको पढ़ना शुरू कर दिए। नहीं, हर चीज जो लिखी हुई है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगी, ये बात आपको समझना है। यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चन ही आएंगे प्री में, आरओ में जीएस में 140 क्वेश्चन ही आएंगे। तो पढ़ाई वही करें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी पढ़ने से नहीं होता है। बहुत ही कट टू द पॉइंट आपको अपनी प्रिपरेशन में रहना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क बोला तो जाता है बट कोई बताता नहीं है कि स्मार्ट वर्क है क्या। स्मार्ट वर्क यही है। और हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क ये है कि जो चीजें आपको पता चल गई कि ये करना होता है, उनको फिर आप रिलीजियसली करें, ऑन अ डेली बेसिस आप उसको करें। मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि पॉलिटी में ये आर्टिकल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको मुझे करना है। मान लीजिए टोटल आपको 100 आर्टिकल्स मिले, अब उन 100 आर्टिकल्स को याद करना भी अपने आप में एक मेहनत का काम है। तो वो जो मेहनत होती है दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये किस तरह से उसको शिफ्ट करना है, ये आपको पता चल गया है। इसके बाद में आपको कंसिस्टेंट रहना है। 1-2 दिन का बीच में गैप हो जाए कोई बात नहीं, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी लाइफ में सब चीजें ठीक चल रही हैं, आप अच्छे से खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, और भी आपकी चीजें ठीक चल रही हैं, बट जस्ट कुछ फालतू की चीजों की वजह से आप अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं एंड आप बीच में पढ़ाई में आपके गैप आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट रहना है, आपको डिसिप्लिन रहना है। कुछ चीजें ऐसी होती है लाइफ में जो आपको करनी ही करनी है। इस समय अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो मेन लाइफ का गोल है वही होना चाहिए, प्रिपरेशन में कायदे से चीजों को तैयार करना, टाइम बाउंड मैनर में अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। ये सब आपके डिसिप्लिन को दिखाता है। अगर ये सब चीजें आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर। तो ये सब आपको अनुशासन की जितनी भी चीजें हैं ये आपको फॉलो करनी ही करनी है, चाहे आपकी लाइफ की दूसरी चीजें बिगड़ जाएं, लेकिन आपकी ये चीज नहीं बिगड़नी चाहिए। ये आपको अंदर से कमिटेड होना है इस चीज को लेकर के। ये चीज मैं आपको 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार बता दूंगा, लेकिन हो सकता है मैं आपको रोज ना बता पाऊं, लेकिन आपसे ये चीज डेली रिक्वायर्ड होगी। नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू स्टडी हार्ड ऑन अ डेली बेसिस। इट इज एज सिंपल एज दैट। कोई मतलब तीसरी दूसरी चीज आपको झुका ना पाए, आपको हिला ना पाए। जब विजन क्लियर होता है ना कि मुझे ये चीज करनी है, तब ऑप्शन और तीसरी चीज की बात ही नहीं आती है, डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस की बात ही नहीं आती है, किसी तरीके का परटर्बेंस होता ही नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, बाकी आपके ऊपर है। कॉन्फिडेंट आपको रहना पड़ेगा। अगर आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे ना तो आप कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत चीजें होंगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मोटिवेट कर देंगे। 2 दिन मैं भी आऊंगा, आपको मोटिवेट कर दूंगा, लेकिन हफ्ते में 7 दिन सुबह दोपहर शाम रात मैं आपको मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा। आपके अंदर जो इनर स्पिरिट है ना, वही आपको कहीं ना कहीं
ऊपर आपको उठा करके लेकर के आएगी और आपसे पढ़ाई करवाएगी, आपसे मेहनत करवाएगी। तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस आता है मेहनत करने से, अपनी प्रोसेस को फॉलो करने से, डिसिप्लिन मेंटेन करने से, कमिटेड रहने से, डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन के बाद भी वापस आने से और अपना काम करने से। जो भी आपका काम है, जो भी आपकी ड्यूटी है, अगर आपका काम पढ़ना है तो पढ़ने से, इन सब चीजों से ही कॉन्फिडेंस आता है। और धीरे धीरे जब आप ऐसे काम करोगे जो विच मेक्स यू हैप्पी, विच मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट, तो फिर आप देखोगे कि आपसे चीजें और बेहतर वे में हो पा रही है। तो वो पूरी एक चेन होती है। ठीक है, अब जल्दी से आपको बुक लिस्ट बता देता हूं जो मेन है। अगर आप बात करोगे ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आप वाणी से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग पोर्शन की आती है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश में करनी है तो आप बड़वाल कर लीजिए। बड़वाल भी हिंदी में आती है, तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी चाहें तो बड़वाल तो कर ही सकते हैं। किसी किसी को वाणी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वाणी में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफी के फैक्ट्स आते हैं वो वाणी से भी डील हो जाते हैं। अब ये आपके ऊपर है, दोनों ही किताबों को आप देख लीजिएगा, जो आपको जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगे आप कर सकते हो। इसके बाहर से कुछ नहीं आता है। कोई भी ज्योग्राफी का ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको वाणी में ना मिले या बड़वाल में ना मिले। इट इज एज सिंपल एज दैट। ऑल्सो एटलस आपको रखनी ही रखनी है, क्योंकि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, स्पेशली मतलब इंडियन ज्योग्राफी में भी जरूरत पड़ती है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ना, वो एटलस के बिना आप तैयारी नहीं कर सकते, आपको समझ में नहीं आएगा। सारी चीजें बेसिकली आप रट रहे हो अगर आपने एटलस की हेल्प नहीं ली है। तो आई होप इट इज क्लियर कि आपको एटलस तो देखनी ही देखनी है, उससे पढ़ाई करनी ही करनी है। इसके बाद एक्सक्यूज मी, इसके बाद बात आ जाती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। अब ऐसा नहीं रह गया है कि मॉडर्न का वेटेज बहुत ज्यादा हो, मिडिवल का बिल्कुल कम हो, एंशिएंट बिल्कुल कुछ ही ना जाती हो। तीनों की ही इंपॉर्टेंस है, तीनों को ही आपको प्रायोरिटाइज करना है। इट्स जस्ट कि मॉडर्न और मिडिवल पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, एंशिएंट पर थोड़ा सा कम ध्यान देना है। सोर्सेज की अगर बात की जाए, स्पेक्ट्रम आप ले सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आती है। वाणी आप ले सकते हो, ये ओनली हिंदी में है लेकिन अच्छी किताब है। इसके अलावा पूनम दलाल दहिया आती है, ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में है। मॉडर्न का कोई भी क्वेश्चन इनके बाहर से नहीं आता है, जनरली आपको ये सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं। मिडिवल की अगर आप बात करोगे तो इसमें भी पूनम दलाल दहिया आपको मिल जाएगी, एस.के. पांडे मिल जाएगी, सौरभ चौबे मिल जाएगी। ये दोनों किताबें हिंदी में हैं, तो आप इसको देख लेना कि इसमें हिंदी वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वाले अगर हैं तो वो पूनम दलाल दहिया से कर सकते हैं, अच्छी किताब है। एंशिएंट की बात करें तो एस.के. पांडे से आप कर सकते हो, पूनम दलाल दहिया भी आपको मिल जाएगी, बट ठीक है, एंशिएंट में आप हिंदी वाले अगर हो तो आप एस.के. पांडे से कर सकते हो, काफी अच्छी किताब है। एंशिएंट की काफी चीजें इससे मिल जाती हैं। इसके अलावा भी अगर इनके अलावा भी आपके पास कोई सोर्स है और उसमें ठीक ठाक चीजें दी गई हैं तो उससे भी चीजें निकल जाएंगी। मतलब मैंने बहुत सारी किताबों को देख रखा है, मैं यहाँ पर नाम लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपके पास है तो आप उससे भी कर सकते हो। जैसे दृष्टि क्विक बुक है, उससे भी काम बन जाता है। उसमें एक ही किताब में तीनों पोर्शन दिए हैं, बट वो भी काम बन जाता है उससे। अगर आपके पास वो है तो आप उसको अच्छे से कर लो। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाओ, पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप रिवाइज करो, रिपीट करो, उससे ही आपका भला हो जाएगा। उसमें ही आपको चीजें मिल जाएंगी, कोई आपको इधर उधर 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात आती है पॉलिटी की। पॉलिटी में अगर आप यूपी पीसीएस के लिए जा रहे हो तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, क्योंकि यूपी पीसीएस में आपको मेंस लिखना रहेगा, मेंस में आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो अगर आपने लक्ष्मीकांत वगैरह नहीं पढ़ रखी है ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बेटर ये है कि अगर आप यूपी पीसीएस एम कर रहे हो तो आप पहले से ही अभी से लक्ष्मीकांत को तैयार करना शुरू कर दो। लक्ष्मीकांत पढ़ लोगे तो आपका प्री भी निकल जाएगा और मेंस में भी आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरओ एरो एम कर रहे हो तो आपका वाणी से भी काम चल जाएगा। वाणी आप कर सकते हो, काफी अच्छे से चीजों को इसमें भी समझाया हुआ है, ये आपको हिंदी में ही मिलेगी। इसके अलावा जो घटना चक्र और ल्यूसेंट है, ये आपके जो प्री टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, प्रीलिम्स टाइप के, वो घटना चक्र और ल्यूसेंट से जनरली निकल जाते हैं। देखो अब क्या है ना, इधर 1-2 साल से स्पेशली 22 और 23 में अगर आप देखोगे, या स्पेशली अगर यूपी पीसीएस का 2023 का पेपर देखोगे और आरओ का पेपर देखोगे 2024 वाला, जो अभी 11 तारीख को हुआ था, जो पेपर लीक हो गया था, सो उसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि पॉलिटी वगैरह के जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से आपको कॉन्सेप्चुअल देखने को मिल रहे हैं। मतलब 1 लेवल 2 लेवल अंदर जाकर के पूछ रहा है। तो उसके लिए फिर क्या है कि आपको वाणी टाइप की किताब पढ़नी पड़ेगी, वो सिर्फ घटना चक्र से नहीं हो पाता है और क्वेश्चन भी थोड़े नए होने लगे हैं। तो फिर अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है तो उससे हो ही जाएगा, वरना फिर आपको वाणी पढ़नी पड़ेगी। ये मैं आरओ की बात कर रहा हूं। आरओ के लिए स्पेशली लक्ष्मीकांत पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, काम आपका बन जाएगा इनसे भी। बस ये है कि अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको ऑब्वियसली हेल्प मिलेगी। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में दृष्टि आईएएस या वाणी, इन दोनों में से कोई एक सोर्स आप फॉलो कर सकते हो, दोनों ही आपको हिंदी में मिलती है। संजीव वर्मा की अगर बात करोगे, ये किताब इंग्लिश में आती है, पतली सी होती है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा देगी। इकोनॉमी में जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, वो आपको समझने होते हैं। ठीक है, जो भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है, स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट है, जो नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये आपको समझ में आने चाहिए। डिफरेंट टाइप के कर्व्स होते हैं, वो आपको आने चाहिए। इंप्लॉयमेंट क्या होता है वो समझ में आना चाहिए, कितने टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो समझ में आना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आपको आती हैं या किसी भी सोर्स में अगर आपको ये सब चीजें मिल जा रही हैं तो आपका काम बन जाएगा। जैसे एक नोट्स आते हैं श्रीराम आईएएस के, उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह दिए रहते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हो। प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, उससे भी आप कर सकते हो। मतलब सोर्सेज बहुत हैं। ये मैंने आपको सबसे बेसिक और सबसे पॉपुलर सोर्सेज बता दिए, इनमें ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा साइंस की अगर बात करें तो साइंस में देखो, एक तो घटना चक्र आपको रट लेनी है, मतलब रट लेना का मतलब रट लेना। इसके अलावा जो नॉर्मल ल्यूसेंट आती है ना, जो मैंने आपको बताई थी ऊपर, उसमें जितना पोर्शन में
आपको साइंस वगैरह की चीजें दी हैं वो तो आप एक बार देख ही लेना, उसको पढ़ ही लेना। उसके अलावा अगर आप सेफ साइड में साइंस को सही करना चाहते हो तो जो ल्यूसेंट की इंडिविजुअल वाली किताब आती है ना, उसको आप कर लेना। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको अलग से दिया रहता है और हर सेक्शन के आपको 600, 700, 500 के आसपास क्वेश्चन दिए रहते हैं। जैसे फिजिक्स के दिए रहेंगे 500, 600, केमिस्ट्री के आपको 700, 800 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसी तरीके से बायोलॉजी के आपको 600, 700 क्वेश्चन दिए रहेंगे एमसीक्यू टाइप के, वो रख लेना। जनरली क्या होता है कि अगर 10 क्वेश्चन मान लो अगर 7 क्वेश्चन आ रहे हैं बायोलॉजी के, 7 में से 6 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उसी एमसीक्यू से फंस जाएंगे, ठीक है। और उसमें जो थ्योरी वगैरह दी है उसको एक दो बार ऐसे ही पढ़ लेना। जो क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए और मतलब कभी उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, उन पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। जो बेसिक चीजें हैं, जो अप्लाइड साइंस है, देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो अप्लाइड साइंस है ना, उससे पूछता है, चाहे फिजिक्स की बात हो, चाहे केमिस्ट्री की बात हो, चाहे बायोलॉजी की बात हो। तो आपको साइंस में अप्लाइड साइंस जो है ना, जिस साइंस का यूज है, जिसकी एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में, वही पूछेगा, उसी को पढ़ना है। जो एकदम हार्डकोर साइंस होती है ना, वो नहीं पूछता है, तो वो आपको पढ़ना भी नहीं है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एनवायरमेंट की अगर बात करें तो एनवायरमेंट में भी आप वाणी और दृष्टि आईएएस, इन दोनों में से कोई ये किताब ले सकते हो। इसके अलावा टीएमएच पब्लिकेशन की भी किताब आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। इनमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह मिल जाएंगे इजीली। इसके अलावा तो घटना चक्र तो आप करोगे ही करोगे, तो उससे क्या है कि जो सबसे बेसिक वाले क्वेश्चन है वो आपको हाथों हाथ मिल जाएंगे, और बाकी जो ये कॉन्सेप्चुअल वाली जो चीजें हैं, जो थोड़ा सा नए क्वेश्चन है, वो आपके इन सोर्सेज से टैकल हो जाएंगे। सेंसस और ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के बहुत टेंशन होती है, और इसमें क्या होता है, जनरली अगर 4-5 क्वेश्चन अगर मान लीजिए आरओ में आ रहे हैं, तो उसमें से 3 क्वेश्चन तो रिपीटेड मिल जाते हैं, बट 2 क्वेश्चन नए आते हैं, और वो 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या किया जाए उसके लिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि वाणी की एक पतली वाली संस्कृत की किताब आती है। इसमें बहुत सारी चीजें दी गई होती हैं, लेकिन अगर आप इसको 1-2 बार अच्छे से एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि इसमें कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो पढ़ने वाली हैं, और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे पॉपुलेशन से रिलेटेड, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो कुछ साइंटिस्ट वगैरह ने अपनी थ्योरी वगैरह दी गई हैं, उनके जो नाम है, चाहे वो थॉमसन वगैरह हो या फिर आपके माल्थस वगैरह हो, तो इनकी जो पॉपुलेशन थ्योरी वगैरह या इनके जो डिफरेंट इन्होंने जो थ्योरी दी है, उनको अगर आपने पढ़ लिया तो यही कहीं आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। इसलिए वाणी पतली वाली जो है इसको तैयार कर लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। एग्रीकल्चर की बात अगर की जाए, एग्रीकल्चर यूपीपीसीएस में तो पूछा नहीं जाता है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कभी कदार आ जाते हैं, तो वो पीवाईक्यू के होते हैं। डायरेक्ट कोई बीमारी पूछ ली, कोई मिनरल पूछ लिया, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछ लिया, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यू वोंट फेस दैट मच ऑफ प्रॉब्लम। बट द थिंग इज कि आरओ में आपको एग्रीकल्चर के 4 से 5 क्वेश्चन, कई बार 6 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। फॉर दैट यू नीड टू डू, ये जो वाणी वाली एग्रीकल्चर की किताब है, इसमें क्या आपको सब दिया है। तो जो चीजें अभी तक आपके पीवाईक्यू में पूछी गई हैं आरओ में, प्री मेंस में, बस वो टॉपिक इस किताब से पढ़ लेना। वैसे तो ये मोटी किताब है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से देखोगे और पीवाईक्यू को अगर आपने देख रखा है, जो कि मैंने आपको कई बार दिखा रखा है, बता रखा है, समझा रखा है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो अगर आपने सुन लिया, समझ लिया, तो वाणी में फिर आपको वही वो चीजें केवल आपको पढ़नी है, और उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर भी आप लीड बना सकते हो, और वाणी पतली वाली जो सेंसस की है उसके थ्रू पढ़कर भी आप लीड बना सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 400 क्वेश्चन ये यहां से आते हैं ना, ये बहुत इंपैक्ट क्रिएट करते हैं पेपर में। यूपी स्पेशल की अगर बात करें तो इसमें घटना चक्र की तत्सार आती है हिंदी में, इंग्लिश में ये यूपी कोर फैक्ट्स के नाम से आती है। इसको ले लीजिएगा, ये हेल्प करती है। इसके साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में वाणी की किताब है। देखिए, वाणी में कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं ही नहीं। जबकि अगर घटना चक्र की बात की जाए तो घटना चक्र में वो सारी चीजें दी हुई हैं जो अभी तक यूपीपीएससी ने अपने एग्जाम्स में पूछी है, कोई भी चीज उसके बाहर से नहीं आई है। तो बेटर ये है कि आप घटना चक्र को करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। वाणी को उसके साथ में आप कर लें, ठीक है, नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन घटना चक्र से को कॉम्प्रोमाइज मत करें, वरना फिर वही है कि आपको इधर उधर भागना पड़ेगा बहुत सारी बेसिक चीजों के लिए। चाहे लेक्स की बात हो, चाहे मिनरल्स की बात हो, चाहे डैम्स की बात हो, चाहे आपके जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात हो, चाहे म्यूजियम्स की बात हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात हो, यूपी से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल बुक। तो आप ये आराम से करो, आपको हेल्प मिलेगी। करंट अफेयर्स की बात की जाए तो घटना चक्र से कर लो। क्रॉनिकल में इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्रॉनिकल में पिछले कुछ महीनों से मैंने बहुत ही कीनली ऑब्जर्व किया है कि बहुत बेसिक गलतियां हो रही हैं उसमें, और ज्यादा हो रही हैं। तो उससे क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे अगर आप देखोगे कि जो आपका 54वां या 53वां जो आपका टाइगर रिजर्व था, तो वो वहां पर अपडेटेड नहीं था, और भी मतलब कई सारी चीजें हैं। तो उसमें क्या होता है कि वैसे तो वो चीजें सही हो जाती हैं, पता लग जाता है जब आप 1-2 बार 3 बार पढ़ते हो किसी और सोर्स से या कई बार, लेकिन जब इतना टाइम नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो चीजें हैम्पर करती हैं। तो क्रॉनिकल की बजाय घटना चक्र करो। घटना चक्र का रेशियो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा भी है, और कोई दिक्कत भी नहीं है, और काफी टू द पॉइंट चीजें रहती है, तो आपको फिल्टर करने में आसानी भी होगी और पढ़ने में मजा भी आएगा। सो घटना चक्र करंट अफेयर्स आप सिर्फ कर लो। एंड में एग्जाम के पहले आप जो दृष्टि वाली किताब आती है ना, बस उसको लेकर के रख लेना। और जो बाकी चीजें ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ये बाकी चीजें होती हैं, बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप पहले से करके रखिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सब चीजें आप बाद में पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब अगर आपका स्टैटिक का पोर्शन पहले से तैयार होगा ना, तो एग्जाम के 20-22 दिन पहले जो मैंने आपको रिवीजन का टाइम दिया है, उसमें आप एक तो करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कर लोगे, क्योंकि एग्जाम के जनरली 20-22 दिन पहले ही दृष्टि की किताब वो आती है, आई दृष्टि करंट वाली। ऑल्सो जितनी भी चीजें आपने पढ़ी होंगी, उनके आपके पास जो नोट्स होंगे या जो टेस्ट आपने लगाए होंगे, तो उनके जो शॉर्ट नोट्स होंगे, वो सारी चीजें आप उन 25-26 दिन में कर सकते हो। मतलब मैं तो करवाऊंगा ही, ठीक है। तो ये मेन चीज है। अब अगर आपने इनको ही स्टैटिक पोर्शन को तैयार नहीं किया और बाद के 1 महीने के लिए आप लेकर के बैठे रहे, तो फिर ऑब्वियसली उस टाइम पर आप करंट अफेयर्स को रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए करंट अफेयर्स को पहले से रिवाइज करते रहना है। बाकी मैंने आपको चीजें बता दी है। कोई भी अगर डाउट आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल
जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल यही है, जो कि यूट्यूब का चैनल का नाम भी है। पहली बार अगर आप मेरे वीडियो पर देख रहे हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा लगता है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल यही है। थैंक यू सो मच।